एवरेज वैल्यू को हम क्यों पढ़ रहे हैं? आंसर इज कि हमने एसी के बारे में पढ़ा है कि उसकी करंट पहले इंक्रीज होती है, फिर जीरो हो जाएगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होती है और फिर से जीरो हो जाएगी। ये उसके ईएमएफ का भी ग्राफ है और यही उसकी करंट का भी ग्राफ है। ओके, अगर ये उसकी करंट का ग्राफ है तो करंट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? ये करंट की वैल्यू है फुल वैल्यू, यहां पर करंट की वैल्यू है 0। तो यहां पर इस टाइम में करंट की वैल्यू इतनी है, इस टाइम में करंट की वैल्यू इतनी है, इस टाइम में करंट की वैल्यू इतनी है। तो एवरेज करंट कितनी होती है? करंट की वैल्यू कितनी होती है? तो हमें करंट की वैल्यू क्यों चाहिए? तो आंसर है हमको अपनी कैलकुलेशंस के लिए करंट की वैल्यू चाहिए। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आई की वैल्यू चाहिए। पावर ऑफ ए मशीन, उसमें आई की वैल्यू चाहिए। हीट डेवलप्ड बाय ए मशीन, आई स्क्वायर आर, उसमें आई की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू तो हर जगह हमको चाहिए। तो अगर आई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू कितनी लेंगे? मान लीजिए ये आई की वैल्यू है 10 और ये आई की वैल्यू है 0। तो जिस मशीन में ये करंट फ्लो हो रही है वो मशीन हमको कितना काम करके दे रही है? तो हम बोलेंगे मशीन के वर्क का या हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। अब इसमें आप आई कौन सा लेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 10। 10 तो नहीं ले सकते क्योंकि हमेशा 10 नहीं है, हमेशा 0 भी नहीं है। तो इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे? ये आप लोग आज स्टडी करने वाले हैं कि आई की वैल्यू कौन सी ली जाए एसी में। यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड कितना है? एक साइकिल का पूरा टाइम, 1 टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में आई की हम वो वैल्यू लेते हैं, एक एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज को हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। वो एवरेज वैल्यू कितनी होती है दैट वी विल डिस्कस टुडे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास बेसिस क्या है? हमारे पास बेसिस है वर्क डन। करंट क्या काम करती है? करंट हीट जनरेट करती है, करंट वर्क करती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। करंट से चार्ज फ्लो होता है और वो चार्ज भी एक काम करता है, कैपेसिटर को चार्ज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या काम कर सकती है? इलेक्ट्रिक करंट अपने मैग्नेटिक इफेक्ट से काम करती है, पंखा चलता है, दूसरी चीजें चलती हैं। इलेक्ट्रिक करंट अपने हीटिंग इफेक्ट से वर्क करती है। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज करती है। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एसी में हमने देखा मोस्टली मैग्नेटिक वर्क कर होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट से या हीटिंग से वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। और इस सब के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? आई स्क्वायर आर। अब ये आई स्क्वायर आर में हम यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या करेंगे? 0, 10 या बीच की कोई एवरेज वैल्यू। तो आंसर है बीच की कोई एवरेज वैल्यू। वो एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है? तो देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यहां पर एसी की वैल्यू है मान लीजिए I1, यहां पर है इस टाइम पर इसकी वैल्यू है I2। ये जो टाइम पीरियड T है, इधर ध्यान दीजिए, इस टाइम पीरियड T के हमने छोटे छोटे n टुकड़े कर लिए, n, और हर एक टुकड़े में छोटा सा टाइम है, दैट टाइम इज dt। तो dt कितने टुकड़े कर लिए? n। पहले टुकड़े में करंट की वैल्यू है I1, तो उस समय हीट कितनी मिलेगी या वर्क कितना होगा? दैट विल बी I1 स्क्वायर R dt। दूसरे टुकड़े में, दूसरे dt में वर्क डन कितना होगा? I2 स्क्वायर R dt। तीसरे टाइम पीरियड में, तीसरे dt में हीट कितनी पैदा होगी? TH3 I3 स्क्वायर R dt।
इस तरह से हम करते चले गए। कितने टुकड़े के लिए? n टुकड़े के लिए। टाइम पूरा हो गया t। ओके, हमारा इक्वेशन क्या है? n into dt is equal to t। dt n टुकड़े किए हमने। अच्छा, अब ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में ऐसे करते करते हमने इसके एंड पार्ट कर दिए एंड, और इन सब को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने से टोटल वर्क डन आ गया हमारा हीट। दिस इज टोटल वर्क डन। इसका टोटल किया तो कितना आएगा? हर एक में कॉमन कौन है? 30। so this is I1 square plus I2 square up to IN square into R dt। ये हो गया। ओके, ये टोटल हीट जनरेटेड हो गई। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर इंटू R, और इस dt को हम क्या लिख सकते हैं? T अपॉन n। दिस इज द टोटल हीट जनरेटेड। अब यही हीट, अब ध्यान दीजिए, ये हीट अगर एक जैसी स्टेडी करंट से बनती, यही हीट और यही वर्क डन एक ऐसी करंट बनाती जो कि कम ज्यादा नहीं हो रही। कैसी है वो? स्टेडी। तो हम क्या बोलते कि ये करंट उस करंट के बराबर है। क्यों? उसने भी उतनी ही हीट बनाई जितनी इसने बनाई। ठीक है, अगर उस करंट का नाम I एवरेज है तो वो हमको कितनी हीट बनाकर देती? तो आंसर है I एवरेज स्क्वायर R T। टाइम कितना? T, रेसिस्टेंस R और I एवरेज का स्क्वायर। ये हम पहले डीसी में पढ़ चुके हैं। बैटरी से जो कंटिन्यूअस एक जैसी करंट निकलती है वो I स्क्वायर R T होती है। ओके, तो ये इसके बराबर हुआ। अब दोनों तरफ से R T कैंसिल करिए, तो I की वैल्यू I एवरेज स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये किसकी वैल्यू आ गई? I एवरेज। ये करंट कौन सी है? ये वो वाली स्टेडी करंट है जो कि सेम वर्क करती जो इस एसी ने किया। तो इसकी डेफिनेशन और इसकी वैल्यू, इसके बारे में हम नोट करते हैं। पहले डेफिनेशन कि हमने I एवरेज माना क्या? I एवरेज इज दैट स्टेडी करंट which can do same amount of work as done by alternating current। In the same time। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब I एवरेज को थोड़ा सा और ठीक से समझने की कोशिश करिए। हमने एक बकेट पानी लिया, एक बकेट पानी को आधे घंटे में गर्म करना है, हाफ एन आवर में गर्म करना है। हमने दो तरीके लगाए, एक एसी का और एक डीसी का। एसी में हम उसको करंट देते हैं
ये वाली 0 से 10, 10 से 0, फिर 10, फिर 0, फिर 10, फिर 0, फिर 10, फिर 0, बदलती रहती है वैल्यू। जितनी करंट जाती है उतना हीट करती है। अच्छा, आधे घंटे में बाल्टी का टेम्परेचर करेक्ट आ गया जितना हमको चाहिए। अब हमने क्या किया, उस करंट को हटा दिया, दूसरी बकेट ली, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और उतना ही गर्म करना चाहते हैं। उतना ही गर्म करने के लिए हमने उसमें डायरेक्ट करंट लगाई डीसी और उसकी वैल्यू एडजस्ट की। उतने ही टाइम में उतने ही पानी को उतना ही गर्म करने के लिए हमको वो करंट रखनी पड़ी 7 एम्पियर। 7 एम्पियर, शुरू में 7 एम्पियर, दूसरे मिनट में 7 एम्पियर, तीसरे में 7, वो स्टडी रहती है 7 एम्पियर, और ठीक उसी टाइम में उतने ही पानी को उतना ही गर्म करके देती है। इसका एक मतलब एसी और डीसी दोनों ने वर्क कैसा किया, सेम। डीसी की वैल्यू कितनी, 7 फिक्स, एसी की वैल्यू कितनी, 0 to 10 to 0 to 10। तो अब हमने ये कहा कि इस एसी को हम 0 to 10 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसकी वैल्यू 7 एम्पियर है। क्यों बोलेंगे 7? कारण समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि वो 0 to 10 उतना ही काम करती है जितना रेगुलर आने वाली 7 करती है। अब देखिए, I average is that steady current which can do the same amount of work as done by alternating current in the same time। समझ आया? इस तरह से कंपेयर करके हमने एसी की डेफिनेशन बनाई, अल्टरनेटिंग करंट की बनाई। तो अल्टरनेटिंग करंट वैसे तो चेंज होती है, पर हम उसमें से उस वैल्यू को ढूंढ लेते हैं। वो मिड वैल्यू नहीं होती, कुछ अलग होती है। कितनी होती है, कितनी होती है, अब इसका क्वेश्चन, हाउ मच इज दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू जो एवरेज हमने निकाला, वर्क डन के फॉर्मूले से निकाला, ये एवरेज आया। ये डीसी की वैल्यू आई, कौन सी, वो डीसी जिससे हीट बनी। ये हीट हमने किस फॉर्मूले से बनाई, डीसी से। ये हीट किस फॉर्मूले से बनाई, एसी से। दोनों हीट आपस में कैसी है, इक्वल। तो आई एवरेज का ये फॉर्मूला आया। तो आई एवरेज क्या हुआ, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मैथमेटिक्स की भाषा में ये आई एवरेज क्या होता है, सुनिए। आई एवरेज इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल करंट्स। रूट मीन स्क्वायर्स, RMS। So average current is RMS value of all currents of AC। तो ये वाली जो करंट होती है, चूंकि RMS की वैल्यू से निकलती है, इसलिए हमने इसका नाम बदला, और इसका नाम अब हम लोग रखेंगे IRMS। So this is IRMS। बाद में जाके आप देखेंगे इसका एक और नाम हम रखेंगे I virtual। V stands for virtual, क्योंकि ये भी रियल वर्क करने वाली नहीं है। जब इसके एसी के और सर्किट बनेंगे तब हम इस बात को समझेंगे कि ये I virtual क्या होता है। ठीक है, ओके। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखिए। आई एवरेज, अब आई एवरेज की जगह हम क्या कर देंगे, आई RMS इज दैट स्टेडी करंट which can do the same amount of work as done by alternating current in the same time। इस डेफिनेशन को याद रख के हम एक डेरिवेशन करेंगे और ये निकालेंगे कि अगर हमको ये दिया गया है कि ये I0 10 है, तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी है? क्या ये 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.4 है, कितनी? ठीक है, अब अगला डेरिवेशन उसका किया जाएगा। तो नेक्स्ट लिखिए, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
because this is work done in a small instant, we take the heat for a small instant, dH. Okay, this is equal to I naught square sin square omega t और dt। ये हमने कैसे किया? क्योंकि AC के हमको कौन से इक्वेशन मालूम है? E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t. This is for EMF, this is for electric current. Okay, so I के लिए हमने क्या रखा? I naught sin omega t इसका स्क्वायर, I naught स्क्वायर sin स्क्वायर omega t और dt। ये dH की वैल्यू है। अब अगर हमको हीट चाहिए फॉर फुल वन साइकिल, देन वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल during one cycle, total heat generated is this. This is equal to, इसमें R भी आएगा R, कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, I naught square R, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और dt से किया तो dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? ओके, वी विल गो डायरेक्ट टू द रिजल्ट। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन बताइए। 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन करना है। So this we can put as dt and integration, right? Okay, इसको इंटीग्रेट करिए, dt से पहले मल्टीप्लाई किया और ये 2 को बाहर ले आइए। So this will be equal to I naught square R upon 2 I naught square R upon 2, this is t minus cos 2 omega t dt, इसका इंटीग्रेशन बताइए। साइन 2 ओमेगा और इसकी लिमिट्स 0 to t। अब ये ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। इसमें अगर आप ये t रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? साइन 4 पाई। साइन 4 पाई इज 0 और इस t की जगह ये 0 रखिए तो साइन 0 इज अगेन 0, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0। सो व्हाट वी हैव हियर इज I naught square R t अपॉन 2 माइनस 0। ये चल रहा है एंड इंटीग्रेशन ऑफ dH इज इक्वल टू h। यहां तक हम पहुंच गए, ये थी।
अब इसके बाद इफ दिस हीट इज जनरेटेड बाय ए स्टेडी करंट, if this heat is generated by a steady current, I virtual, ये स्टेडी करंट का हमने नाम रखा IB, then H is equal to I square RT। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I square R into टाइम, और इसका टाइम कितना है? T। तो ये हीट पैदा हुई, ये किस करंट से हुई? जो स्टडी है, एक समान उससे। और अभी अभी हमने निकाला कि ये H जब AC से बनता है, जिसमें हम I नॉट को पहचानते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है I नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2। ये I नॉट किसकी वैल्यू है? पीक वैल्यू ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग करंट। ये I किसकी वैल्यू है? ये वो वाली वैल्यू जो कि स्टडी चलेगी और सेम काम करके देगी। ओके, यहां पर RT कैंसल और ये आ गया I वर्चुअल इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन रूट। सॉरी, स्क्वायर हट जाएगा, रूट कर दिया, I नॉट अपॉन रूट, और IB इज इक्वल टू 0.707 I नॉट। ओके, ये वाला जो डेरिवेशन हमने किया, इस डेरिवेशन के बारे में एक छोटी सी चीज याद रखिए। आपने इंटीग्रेशन किया था किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसमें 0 to t उसकी लिमिट्स रखी थी, तो उसकी वैल्यू लास्ट में क्या आई? नो, साइन 2 ओमेगा टी, सामने का t भूल गया, देखिए t अपॉन 2 आया, t अपॉन 2 आया। तो एक चीज याद रख लीजिए, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 to t, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आपको अभी 4 जगह और लगने वाला है, और आगे से हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। जब भी ये आएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे? t/2। इसी तरह से एक और आने वाला है cos के लिए, cos स्क्वायर ओमेगा टी, उसकी भी वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है? तो ये जगह पावर का भी करेंगे, पावर में आएगा, दूसरे सर्किट में आएगा, जगह जगह ये चीज आएगी। तो हर बार लंबा डेरिवेशन की जरूरत है, डायरेक्ट इसको लिख लिया करेंगे। एक एनीवे, ये मैथ्स की बात है। अब यहाँ देखिए, I वर्चुअल इज इक्वल टू 0.707 I नॉट, इसी को हम क्या कहते हैं? IRMS। Similarly, we can prove ERMS is equal to E naught upon root 2। EMF के बारे में भी यही रिलेशन है और करंट के बारे में भी यही रिलेशन। ग्राफ? यस सर। ग्राफ तो पिछली क्लास में बनाया था। नहीं, ये वाला सर, वो पिछले वाला, ये अभी आपने जो बताया ना, स्टेडी करंट वाला, उसके लिए हमने एक डेफिनेशन बनाई है। वो डेफिनेशन ये है कि 0 और 10 के बीच की एक एवरेज वैल्यू आएगी। उस वैल्यू की शर्त क्या होगी? उसकी शर्त ये होगी कि उस वैल्यू की अगर हम लगातार करंट दें, बिना कम हुए, बिना चढ़े, बिना किसी कर्व के,
एक जैसी स्टडी करंट अगर देंगे तो वो हमको उतना ही काम करके देगी जितना कि ये काम करके दे रही है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए ये हमने एक डीसी करंट दी, इसकी वैल्यू कितनी है 0.7 I0 और यहाँ पर टाइम भी था t। ये पूरा ये एक जैसा रहता है, जबकि इसमें क्या है, यहाँ कम यहाँ ज्यादा यहाँ कम, फिर यहाँ कम यहाँ ज्यादा यहाँ कम। इसने जितना वर्क करके दिया वही ये भी वर्क करके दे रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी मानी जाए, कितनी मानी जाए, ये इसका मीनिंग। और ये वर्क जो करता है एवरेज वर्क उसके बराबर है। ये हमको कैसे पता चला, ये हमने अभी अभी डिराइव किया पूरा। ये डिराइव करके क्या निकाला कि आई वर्चुअल किसके बराबर होना चाहिए, I0/√2 के बराबर होना चाहिए। तो ये 0.7 I0 अगर करंट जाएगी तो उतना ही वर्क करेगी जितना कि ये चेंज होके करेगी, ठीक है। इसलिए ये इसकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ये मानी जाएगी। ओके, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगी। अब अगर हमारे पास एक मशीन है जो कि 10 एम्पियर करंट ले रही है, हमने एक मीटर लाकर उस पर लगाया और मीटर में हमको दिखाया 10 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर उसकी कौन सी वैल्यू है, तो आंसर है ये 10 एम्पियर उसकी आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। इसका ये मतलब है कि उसकी पीक वैल्यू कुछ और होगी। तो पीक वैल्यू कितनी होगी, रिलेशन देखिए, IRMS कितना निकाला हमने 10, तो I0 कितना हुआ 10 मल्टीप्लाइड बाय √2 दैट इज 14। तो 14.1 14.2 ये क्या है उसकी पीक करंट। तो एक्चुअली हमारा एयर कंडीशनर जो 10 एम्पियर करंट लेता है, हम उसकी वोल्टेज कैसे निकालते हैं, 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 220 वोल्ट V इंटू I। लेकिन जब हम उसको एसी में चलाते हैं तो वो 10 एम्पियर लगातार नहीं लेता है, क्योंकि एसी का तो नेचर ही नहीं है लगातार करंट देना। तो वो करंट उसको कैसे मिलती है, 0 to 14, 14 to 0, फिर 14, फिर 0, फिर 14, 0, 14, 0, इस तरह से करंट मिलती है। एवरेज इफेक्ट कितने का आता है, 10 का आता है इस फॉर्मूला से। इसलिए हमारा मीटर क्या शो करेगा, 10 एम्पियर। एक्चुअली उसमें करंट क्या जा रही है, 0 14 0 14 0 14, एक सेकंड में 50 टाइम्स वो चेंज होगी, ठीक है। ये है एवरेज का मतलब। अब हमारे घर में हाउस होल्ड सप्लाई कितनी होती है, 220 वोल्ट। ये जो 220 वोल्ट है इसका नेचर कैसा है, एसी। अगर ये एसी नेचर है तो ये भी ऐसा हो रहा होगा, पीक वैल्यू कुछ और होगी। तो ये जो 220 वोल्ट है रेटेड वोल्टेज, ये भी आरएमएस है। बाजार से आप कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर करंट और वोल्टेज जो भी लिखी होती है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू याद रखिए, पीक वैल्यू नहीं, ठीक। और उससे ठीक हम लोग कर सकते हैं। तो अब बताइए 220 वोल्ट जो हमारे घर में आती है उसकी पीक वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन लिखिए। What is peak value of EMF? What is peak value of EMF in our household supply? What is peak value of EMF in our household supply? 31 नहीं, एक डेसिमल खिसक गया, ठीक है आंसर 310। तो यहां पर आप क्या रखेंगे, E0 इज इक्वल टू E इंटू 1.4, 220 इंटू 1.4, तो ये कितना आया 310। तो एक्चुअली जो हमारे घर में 220 आती है
उसका वेरिएशन होता रहता है। कहां से कहां तक? 0 to 310, फिर 0 माइनस 310, इस तरह से वेरिएबल। अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, 220 वोल्ट डीसी एंड 220 वोल्ट एसी, विच इज मोर डेंजरस डीसी फॉर शॉक? डीसी डीसी। क्यों? डायरेक्ट बिना वेरिएशन के देता 220 वोल्ट डीसी, 220 वोल्ट डीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है? 310 डीसी 220, और 220 वोल्ट एसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है? 1 सेकंड में 100 बार। इसलिए ज्यादा शॉक किसका लगेगा? एसी का। क्यों? क्योंकि वो 310 का शॉक मिलता है। 0 पे तो नहीं लगेगा, लेकिन 310 पे तो लगेगा। और डीसी पे जब भी टच करेंगे शॉक किसके प्रोपोर्शनेट होगा? 220 के। और एसी में किसके प्रोपोर्शनेट होगा? 310 के। तो सर हम लोग डीसी क्यों यूज करते हैं, एसी क्यों यूज करते हैं? ठीक है, अभी एसी के चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि हम लोग एसी क्यों यूज करते हैं। इसका रीजन आएगा, बिकॉज इट इज ओनली एसी विच कैन क्रिएट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। डीसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बना सकती, वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती। एंड वेरेवर वी नीड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, लाइक इन ट्रांसफॉर्मर्स वी नीड एसी। और ट्रांसफॉर्मर के बिना हम लोग एसी का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द एवरेज वैल्यू, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें इसमें हैं।